स्वागत है आपका पॉलिटिकल साइंस एकेडमी में। इस वीडियो में हम डिस्कस कर देंगे अमेंडिंग एक्ट 1781 को। प्रीवियस वीडियो में हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को डिस्कस किया था। एज यू नो, दिस वीडियो इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर द UGC नेट पॉलिटिकल साइंस एस्पायरेंट्स, UPSC एस्पायरेंट्स like IAS, CDS, CAPF, NDA, and it will also cater the needs of the state PCS exams, university entrance exams, SSC, railway, banking, defense, etc. Because lot of questions has been solved from those exams as well. So starting from the introduction, इस अमेंडिंग एक्ट 1781 को हम दो और नाम से जानते हैं। एक सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781 के नाम से, दूसरा डिक्लेरेटरी एक्ट ऑफ 1781 के नाम से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने ये देखना है कि जो हमारे पास रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जो डिफेक्ट्स रहे हैं, उन डिफेक्ट्स को रिमूव करने के लिए यहाँ पे कुछ सेटलमेंट्स हो गई है बिटवीन गवर्नर जनरल और उनकी काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में। दैट इज़ वाई जो एक्सप्लेनेशन आ गई है, जो सेटलमेंट हो गई है, दैट तो हम ये कह रहे हैं कि इसको हम सेटलमेंट एक्ट या फिर डिक्लेरेटरी एक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो फाइनली इसको 5 जुलाई 1781 को पास कर दे दिया है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। पर्पज़ क्या था? पर्पज़ यही था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जो फ्लॉज है उनको रिमूव किया जाए, या हम ये कहेंगे कि एक रिलेशनशिप जो है सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल इन काउंसिल की, उस रिलेशनशिप को बिल्ड किया जाए। तो प्राइमरी गोल की अगर हम बात करेंगे तो इस अमेंडिंग एक्ट 1781 की जो प्राइमरी गोल है वो था कि एक नया कोर्ट सिस्टम को डिफ़ाइन किया जाए, उसको एड्रेस किया जाए, सो दैट यहाँ की कंप्लेंट्स जो है सुप्रीम कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जो कंप्लेंट्स आ गई है, या हम ये कहेंगे कि जो रेगुलेटिंग एक्ट का जो फैल्यू रहा है, उन चीज़ों को डिस्कस किया जाए या उन चीज़ों को रिमूव किया जाए इस अमेंडिंग एक्ट 1781 के थ्रू। सो सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिस्कस कर देंगे। एक टाइम पीरियड रहा है 1779 से लेके 1780 तक। इस टाइम पीरियड में एक जो कंप्लेंट्स की पोजीशन हुई है वो बहुत ज़्यादा आ गई है, बहुत सारे कंप्लेंट्स आ गए हैं। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे एक राइवलरी रही है सुप्रीम कोर्ट और जो ये गवर्नर जनरल काउंसिल है, इन बीच में एक राइवलरी टाइम पीरियड रहा है, खासकर 1779 से लेके 1780 के बीच में। बिकॉज ऑलरेडी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है उसने कई सारे फ्लॉज रख दिए थे, उसके कई सारे डिफेक्ट्स थे। उन डिफेक्ट्स को रिमूव किस तरीके से किया जाए वो कोई क्लाज नहीं था इस रेगुलेटिंग एक्ट में। सो एक टाइम पीरियड रहा है 1779 से लेके 80 तक। यहाँ पे इसको हम कहते हैं कि ये राइवलरी टाइम पीरियड था बिटवीन सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम काउंसिल जो रहा है, जिसको हम गवर्नर जनरल काउंसिल के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरीके से ये एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम कहेंगे, ये एक रीज़न रहा है कि हमें जो है 1781 में अमेंडमेंट करनी पड़ी है। इसी तरीके से कई सारे कंप्लेंट्स जो है सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट दायर कर दी गई है, या हम ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जो है कई सारे कंप्लेंट्स बंगाल सुप्रीम ये जो अनलॉफुल ऑपरेशंस आ गए हैं, इसके बीच ये एक रीज़न रहा है। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो फाइल्स पटिशन कर दी है अगेंस्ट द बंगाल सुप्रीम कोर्ट अनलॉफुल ऑपरेशंस, और इसी तरीके से जो बाकी लोग थे, लाइक ज़मींदार थे, कंपनी के सर्वेंट्स थे, उन्होंने भी इसी तरीके से कुछ कंप्लेंट्स फाइल कर दी है। तो इन कंप्लेंट्स को एड्रेस किस तरीके से कर दिया जाता है? तो यहाँ पे जो यूके पार्लियामेंट है, जो ब्रिटेन गवर्नमेंट है, उन्होंने इस चीज़ को एड्रेस कर दे दिया है, उन्होंने इस चीज़ को डिस्कस कर दे दिया और एक कमेटी सेटअप कर दी है। इस कमेटी का नाम जो है टोचट कमेटी रख दिया गया है। इसको कह दिया गया है कि भाई आप जो है इन्वेस्टिगेट कर दो इस सारी सिचुएशंस को और फिजिबल एटमॉस्फेयर जो है क्रिएट करने की कोशिश कर दो। और इस कमेटी ने
1781 में ही अपना रिपोर्ट दे दिया है। जो ही इसने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दे दिया तो यूके पार्लियामेंट जो है इन्होंने इस अमेंडिंग एक्ट को पास कर दे दिया है 5 जुलाई 1781 में ही। फिर इसी तरीके से हम ये भी कह रहे हैं कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773 में, इस रेगुलेटिंग एक्ट ने कई सारे बड़े मिस्टेक्स छोड़ दिए थे, जिसमें कंपनी के सर्वेंट्स जो है उनको सुप्रीम कोर्ट के अंदर में भी रख दिया गया है और गवर्नर जनरल के ऑफिस के अंदर में भी रख दिया है। सो एक टसल क्रिएट हो गई है। तो फाइनली कोई ये जो टॉर्चर्ड कमेटी है इसको ये भी कह दिया गया है भाई कि आप जो है इन मैटर्स को सॉल्व करने की एक रिपोर्ट सबमिट कर दो, जो कि फिर फाइनली 5 जुलाई 1781 में पास हो गया है इन द फॉर्म ऑफ सेटलमेंट एक्ट, या जिसको हम कहेंगे अमेंडिंग एक्ट 1781। इसी तरीके से हम ये देखेंगे कि क्या क्या रीजंस रहे। ये भी तो रीजंस थे, लेकिन इसके अलावा जो और रीजंस थे उनको हम एड्रेस करने की कोशिश कर देंगे। यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो एक मेन रीज़न तो रहा ही है। इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन चली है, वारेन हेस्टिंग की जो एडमिनिस्ट्रेशन चली है, इसके कई सारे इस एडमिनिस्ट्रेशन के या इस गवर्नर जनरल काउंसिल के कई सारे इश्यूज साथ थे। और ये भी देखा गया कि कई सारे एग्जाम्पल्स जो इन इश्यूज़ के थे उनमें से पटना केस एक आ गया था, कोसीजुरा केस एक आ गया था, या नंद कुमार केस एक आ गया था, जो मैंने नंद कुमार डिस्कस कर दिया है यहाँ से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। इसी तरीके से कोसीजुरा केस जो है ये भी एक पॉपुलर केस रहा है इस टाइम पीरियड में, और एक कन्फ्लिक्ट रहा है इस टाइम पीरियड में। एक इम्पोर्टेंट कन्फ्लिक्ट रहा है कि एक ज़मींदार था ये उड़ीसा में, तो इनका एक रेंट बेस्ड पे कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा था, जिसको फाइनली जो है लेटर ऑन ये एक इम्पोर्टेंट केस बन गया है। तो इस तरीके से बहुत सारे केसेस रहे हैं इस टाइम पीरियड में। तो यहाँ पे ये जो वारेन हेस्टिंग है या उनका जो गवर्नर जनरल काउंसिल है, इसको ये कहेंगे हम कि लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म्स हो गए हैं इस वारेन हेस्टिंग, या फिर हम कहेंगे गवर्नर जनरल काउंसिल के कई सारे क्रिटिसिज्म्स हो गए हैं। तो ये एक रहा, ये एक रीज़न रहा है। इसी तरीके से मैंने आपको कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल जो है इनके बीच में एक कोई बैलेंस सिस्टम नहीं था, डिस्टर्ब्ड सिस्टम क्रिएट कर दिया है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। तो इस टसल को रेक्टिफाई करने के लिए ये एक रीज़न बन गया है अमेंडिंग एक्ट 1781 के लिए। और लोग जो है लोग एजिटेशन कर रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन कर रही थी पर्सनल लॉज के मैटर्स में। जो मोहम्मडन्स है, मुस्लिम्स है या फिर हिंदूज़ हैं, इनके पर्सनल लॉज को इंटरवीन कर रही थी। ये इस तरीके से भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न बन गया है इस अमेंडिंग एक्ट को लाने में। इसी तरीके से 1777 में एक कंप्लेंट जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी गई है, किसके थ्रू, जो डायरेक्टर्स थे कंपनी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है डिफ़िकल्ट चल रही थी। तो इस तरीके से जो फाइनली टॉर्चर्ड कमेटी बना दी गई है, तो उस टॉर्चर्ड कमेटी को ये सारी इन्वेस्टिगेशंस जो है वो करनी थी, और फाइनली जो है इस टॉर्चर्ड कमेटी के बेस पे ही जो ये पूरी तरीके से सेटलमेंट हो गया। चाहे एडमिनिस्ट्रेशन जो है बंगाल की ठीक नहीं चल रही थी, बिहार की ठीक नहीं चल रही थी, या उड़ीसा की ठीक नहीं चल रही थी, जो मैंने अभी आपको कह दिया था कोसीजुरा केस वो उड़ीसा के रिलेटेड था, और इसी तरीके से पटना केस या फिर बंगाल बिहार, ये सारी सिचुएशंस जो है डिस्कस कर रही थी टॉर्चर्ड कमेटी। इस टॉर्चर्ड कमेटी ने अपना रिपोर्ट जो है 1781 में दे दिया था, और फाइनली जो है यूके पार्लियामेंट ने इसको पास कर दे दिया है 5 जुलाई 1781 में ही। अब इसके कुछ एम्स थे, वो एम्स वही थे जो यहाँ पे इश्यूज थे। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो एम्बिग्यूटी क्रिएट हो गई है इस रेगुलेटिंग एक्ट के प्रोविजंस के थ्रू, उनको रिमूव करना। दैट मीन्स यहाँ पे सिस्टम जो है वो इवॉल्व करना था। ये एक एम था इस रेगुलेटिंग इस 1781 अमेंडिंग एक्ट का। इसी तरीके से जो बंगाल बिहार और उड़ीसा की गवर्नमेंट है उनको एक लॉफुल सपोर्ट करना था, सो दैट वो अपनी रेवेन्यू मैटर्स जो है उनको स्मूथली कलेक्ट कर दे। इससे पहले कि
सुप्रीम कोर्ट में ये रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू कर दिया गया था, तो वहाँ पे भी बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो है उनको एक लॉफुल गवर्नमेंट प्रोवाइड करनी थी या उनको सपोर्ट करना था। इसी तरीके से जो इंडेमनीफाई हो गया था गवर्नर जनरल या उनके ऑफिस को या उनके ऑफिसर्स को, तो इस चीज़ को भी रिमूव करना था कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के पावर्स जो है उनको प्रोटेक्ट करना था, या हम ये कहेंगे कि गवर्नर जनरल के ऑफिस को प्रोटेक्ट करना था, उनके पावर्स को प्रोटेक्ट करना था फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। और इसी तरीके से जो पर्सनल लॉज थे, लाइक यहाँ पे जो इंडिजिनस लोग थे या नेटिव लोग जो थे, उनके पर्सनल लॉज को, उनके कस्टम्स को, उनके राइट्स को, उनके यूसेज को, उनके प्रिविलेजेस को प्रोटेक्ट करना या उनको मेंटेन करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एम बन गया है इस रेगुलेटिंग इस अमेंडिंग एक्ट 1781 का। इसी तरीके से अब जो है बात हम करेंगे प्रोविजंस की या फीचर्स की। तो वही फीचर्स जो है, जो फ्लॉज रहे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के, वही चेंज यहाँ पे करने हैं इस अमेंडिंग एक्ट 1781 में। यहाँ पे जो मेन चीज़ें आ गई थी वो हमें दिखने को मिला था कि सुप्रीम कोर्ट के पावर्स जो है उनको चेंज कर दिया गया है। अगर आपको याद होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या कह रहा है, वो कह रहा था कि जो कंपनी के सर्वेंट्स हैं उनको सुप्रीम कोर्ट के अंडर जो सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है उनके अंडर में रख दिया गया था एक साइड से, और दूसरी साइड से गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो है उसके अंडर में रख दिया गया था। दैट मीन्स ड्यूअल कंट्रोल यहाँ पे सिस्टम चल रहा था। इससे क्या हुआ था, कंपनी के सर्वेंट्स जो है वो परेशान हो गए थे, उनको कभी वहाँ उस ऑफिस में जाना था, कभी इस ऑफिस में जाना था। लेकिन इस अमेंडिंग एक्ट के थ्रू वो सारी परेशानियाँ जो है वो ख़त्म कर दी गई है। इसमें क्लियर कट कह दिया गया है कि जो कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन होगी वो ज्योग्राफिकल टेरिटरी के बेस पे होगी। दैट मीन्स यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन रख दी गई है वो सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता एरिया के अंडर में रख दी गई है। दैट इज़ वाई मैंने आपको अभी कह दिया था कि एक केस लैंडमार्क जजमेंट इस अमेंडिंग एक्ट के रिलेटेड है, उसको हम अभी डिस्कस कर देंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज लाई गई है कि भाई अब जो है सुप्रीम कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन होगी वो सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता के एरिया में ही होगी, ज्योग्राफिकल ज्यूरिसडिक्शन। इसी तरीके से ये भी कह दिया गया है कि जो रेवेन्यू मैटर्स है इसमें अब सुप्रीम कोर्ट जो है कोई कंसर्न नहीं रखेगा। ये जो रेवेन्यू मैटर्स है ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा या बाकी एरियाज जो है, टेरिटरीज जो है, अपनी तरीके से वो एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो रेवेन्यू कलेक्शन होगी वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जो है कलकत्ता के एरिया में करेगी, और बाकी जो एरियाज़ होंगे वो अपनी तरीके से, जो गवर्नर जनरल या गवर्नर्स जो होंगे बाकी एरियाज़ के, वो अपनी तरीके से कर देंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ फीचर रहा है इसमें। इसी तरीके से एपलेट ज्यूरिसडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट की, उस चीज़ पे भी शिफ्ट आ गया है। पहले क्या था कि गवर्नर जनरल और उसका काउंसिल जो है उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है इस सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन से। अब यहाँ पे ये कह दिया गया है कि भाई आप जो है अपील्स अगर करनी होंगी तो अपील्स के लिए एक प्रोसीजर सेट कर दिया गया है कि आप अपील्स जो है प्रोविंशियल कोर्ट से सेट कर दोगे, और ये फिर अपील्स की हियरिंग जो होगी गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो है वो कर देगा। पहले क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू उसमें ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी थी, डिस्कस किया गया था कि अपील्स जो होंगी वो फिर लेटर ऑन उसकी जो फाइनल अथॉरिटी होगी वो सुप्रीम कोर्ट कर देगी। लेकिन इस तरीके से अब यहाँ पे वो पावर्स जो है कर्टेल कर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के, और ये कह दिया कि गवर्नर जनरल जो है इसको अब कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बना दिया गया है, ये अब फाइनल कोर्ट ऑफ अपील माना जाएगा, और यहीं पे जो है सिविल केसेस जो है वो डिस्कस किए जाएंगे। तो एक शिफ्ट देखने को मिला है, और ये भी कह दिया गया है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है इसको ये पावर्स दिए गए हैं कि भाई आप जो है अब रूल्स बना सकते हो, रेगुलेशंस फ्रेम कर सकते हो, ऑर्डिनेंसेस क्रिएट कर सकते हो। लेकिन इन रूल्स, रेगुलेशंस और ऑर्डिनेंसेस को आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये रजिस्टर करने पड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट से, तभी ये चीज़ें होंगी। दैट मीन्स यहाँ पे गवर्नर जनरल और उनका काउंसिल जो है वो रूल्स, रेगुलेशंस या फिर हम कहेंगे ऑर्डिनेंसेस जो है फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन उन रूल्स, रेगुलेशंस और ऑर्डिनेंसेस को आपको रजिस्टर करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। और ये भी कह दिया गया है कि प्रोविंशियल कोर्ट्स या काउंसिल्स जो होगा उसके लिए भी आप ये रूल्स, रेगुलेशंस और ऑर्डिनेंसेस सेट कर सकते हो।
तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर रहा इस अमेंडिंग एक्ट 1781 का। इसी तरीके से जो एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस होगी, इम्पोर्टेंट फीचर जो रख दिया गया है वो था कि यहाँ पे अब एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल लॉज होगा। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ था, अगर आपको याद होगा, नंद कुमार केस के बारे में, वो यहाँ पे इंग्लिश लॉज के थ्रू उनको एग्जीक्यूशन हो चुका था, या फिर हम कहेंगे कि फोर्जरी के बेस पे, तो काफ़ी बवाल खड़ा हो चुका था यहाँ पे, क्योंकि फोर्जरी केस पे एक ब्राह्मण लॉ कभी इस तरीके से डिस्कस नहीं करता है कि आपको जो है हैंग किया जाएगा। तो इसी तरीके से अब उन केसेस को रेक्टिफाई करने के लिए ये कह दिया गया है कि भाई कम्युनिटी के बेस पे आप जो है पावर्स या कम्युनिटी बेस पे जो अब लॉज जो है उनको डिस्कस किया जाएगा। दैट मीन्स मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम लॉ जो है वो यूज़ में लाया जाएगा, और हिंदूज़ के लिए हिंदू लॉ जो है उसके थ्रू डिस्कशन किया जाएगा केस के बेस पे। तो ये फीचर्स थे। अब जो हम बात करेंगे कि इस सेटलमेंट एक्ट के थ्रू या इस अमेंडिंग एक्ट के थ्रू अब इम्पैक्ट क्या पड़ा है। कई सारे इम्पैक्ट्स पड़े हैं, जिसमें फर्स्ट हम ये देखते हैं कि इस एक्ट के थ्रू अब जो सुपीरियॉरिटी आ गई है वो काउंसिल को आ गई। पहले वो सुपीरियॉरिटी नहीं थी, वो पहले सबसे ज़्यादा जो है सुप्रीम कोर्ट के हाथ में था। लेकिन अब ये कह रहे हैं हम कि ये जो इस अमेंडिंग एक्ट के थ्रू अब एक टिल्ट हो गया है फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट टू काउंसिल, या हम कहेंगे गवर्नर जनरल इन काउंसिल। तो ये एक इम्पैक्ट क्रिएट हो गया है। इसी तरीके से इसने स्ट्रॉन्ग काउंसिल क्रिएट कर दे दिया है। जब टिल्ट क्रिएट हो गया तो एक स्ट्रॉन्ग काउंसिल जो है, या हम कहेंगे गवर्नर जनरल काउंसिल जो है, वो सेटअप कर दिया गया है इस अमेंडिंग एक्ट 1781 के थ्रू। और लास्टली हम ये भी कह सकते हैं कि एक इम्पैक्ट जो क्रिएट हुआ है वो ये था कि जुडिशरी को अब एग्जीक्यूटिव से सेपरेट कर दिया गया है। 1781 अमेंडिंग एक्ट के थ्रू जुडिशरी को फर्स्ट टाइम इंडिया में सेपरेट कर दिया गया है एग्जीक्यूटिव से। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इम्पैक्ट पड़ा है इस सेटलमेंट एक्ट के थ्रू। अब एक केस जो है जिसकी मैं अभी आपको बात कर रहा था कि एक इम्पॉर्टेंट केस जो है वो दारिज कर दिया गया है, वो केस क्या था। बैम्पटन में वी पेटम्बर मुल्क केस एक हो चुका था। इसमें क्या हुआ था कि एक बेसिकली एक डिस्प्यूट जो है वो हो चुका था, कुछ पार्ट ऑफ लैंड के बेस पे एक डिस्प्यूट क्रिएट हो गया था। तो यहाँ पे रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू ये डिस्प्यूट जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में आ जाएगा या सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में होगा। लेकिन अब ये जो पेटम्बर्ग मुल्क केस है ये बेसिकली कलकत्ता के रिलेटेड है, कलकत्ता एरिया के रिलेटेड ही है। इस सेक्शन में अब इस अमेंडिंग एक्ट में एक सेक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, सेक्शन 17। सेक्शन 17 क्लियर कट ये कह देता है कि भाई कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने पावर्स को यूटिलाइज कर सकता है इंडिजिनस पीपल पे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता के एरिया पे, जो मैंने अभी आपको कह दिया है। तो ये जो केस था पेटम्बर मुल्क केस जो था, इस केस में ये चीज़ें अब क्लियर कर दी गई है कि भाई ये जो एरिया है कलकत्ता का एरिया जो है ये कुछ कलकत्ता के साइड में पड़ता है। दैट मीन्स कुछ एरियाज में सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन होगा और कुछ जो है आउटसाइड कलकत्ता पड़ रहा है। दैट मीन्स वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन नहीं होगी। तो इस तरीके से क्लियर कट सेक्शन 17 में ये चीज़ें कह दी गई है कि जिस साइड में कलकत्ता साइड में सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी ज्यूरिसडिक्शन कर सकता है, और आउटसाइड जो है वहाँ पे वो चीज़ें नहीं करनी होंगी। दैट मीन्स यहाँ पे जो इनहेरिटेंस होगा, सक्सेशन होगा, रेंट होगा, या गुड्स होंगे, या कोई भी इस तरीके से होगा, तो वहाँ पे सेटलमेंट होगी इस सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, और आउटसाइड द कलकत्ता एरिया वहाँ पे अपने तरीके से
बाकी जो ऑफिसर्स होंगे, बाकी जो काउंसलर्स होंगे, वो अपने तरीके से कर देंगे। तो इस तरीके से सेक्शन 17 के थ्रू ये जो पार्ट ऑफ लैंड था कलकत्ता में, उसको भी सेटल कर दिया गया है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इस एक्ट के थ्रू, अमेंडिंग एक्ट 1781 के थ्रू, कई सारे चेंज जो रेगुलेटिंग एक्ट के फ्लाज थे उनको चेंज कर दिया गया है, लेकिन कुछ और फ्लाज जो है वो अभी स्टिल वहीं पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। उन लॉज को, उन फ्लाज को डिस्कस कर दिया गया है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। इस पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर देंगे। अगर ये वीडियो जो है पसंद आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे देना, और इसी तरीके से इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दे देना।